हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट थे। तो आज हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मैंने आपसे ओपिनियन लिया था, लेकिन मुझे जो सही लगा कि अगर हम इसी को क्रोनोलॉजिकली चलेंगे तो आराम से इसको कवर कर लेंगे और आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू हम किसी दूसरी स्लाइड पे सीधा शिफ्ट करें। तो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। 144 पेज है बस इसमें। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर की करेक्टरिस्टिक्स क्या आप सभी को पता है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, 61% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है, कंट्रीब्यूट करता है 25% टू नेशनल इनकम। तो काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि इस टाइप के फैक्ट क्या है, एग्जाम में आते हैं। ओबियसली आ सकते हैं। जैसे एग्जाम में एडीयू के एग्जाम में ये आ सकता है कि एग्रीकल्चर कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो 17%। कितना परसेंट नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, 25%। और आपको व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज नेशनल इनकम, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जीडीपी का अगर कंटेक्स्ट पूछे तो हमारे नेशनल टेरिटरी के कंटेक्स्ट में आएगा, जितना कुछ उसके टेरिटरी में प्रोड्यूस होगा उसके कंटेक्स्ट में। और नेशनल इनकम एज थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, जो इंडिया के लोग हैं चाहे वो दूसरे देश में काम कर रहे हों तो वो जो अर्न करते हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन मानसून, तो इंडियन एग्रीकल्चर बेसिकली मानसून पे डिपेंडेंस आप सभी को पता है। मोस्ट ऑफ द 75% जो एरिया बताया जाता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ये रेनफेड है। क्यों है रेनफेड? ये डिपेंड करता है क्योंकि जो मानसून इफेक्ट होता है ला नीना और एल नीनो से। बेसिकली क्या होते हैं, एक टाइप से करंट होते हैं। जब ला नीनो होता है तो वेदर जो मानसून है हमारा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू एल नीनो। एल नीनो ये सब कितने दिन में होता है, 10 to 15 ईयर। ये हम किसी सेपरेट क्लास में, ज्योग्राफी क्लास में अच्छे समझ लेंगे मैप से। तो अब हम आगे शिफ्ट करते हैं। डिपेंडेंस ऑन मानसून होता है एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन मानसून। इफ मानसून इज गुड द प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इफ मानसून इज लेस एवरेज क्रॉप्स फेल। समटाइम्स फ्लड में havoc with the other crops as irrigation facilitate quite inadequate. The agriculture dependence on the monsoon. लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज है। तो हमारी जो अगर कहें कि एग्रीकल्चर की जो लेबर इंटेंसिटी है वो कितनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में किस टाइप से है। जैसे एक प्लॉट है 2 हेक्टेयर का, इसमें जरूरत है सिर्फ 5 लोगों की। 5 लोग काम करेंगे तो इसमें अच्छा प्रोडक्शन और उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे लोग काम करें 10 लोग, क्योंकि इनकम नहीं है उनकी और मजबूरन उनको 500 रुपये की जगह 300 रुपये में वो काम कर रहे हैं। और 10 लोगों की वजह से काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होगा, सभी लोगों को उतने ही पैसे मिले लेकिन कम कम मिले, 300-300। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग आए, 5 की जगह 10 लोग आ गए, तो जो ये बाकी के 5 हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी होगी, 0। ये लास्ट ईयर हरियाणा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इफ द लेबर इंटेंसिटी, मतलब अगर किसी फील्ड में 5 से ज़्यादा लोग काम करें, 5 की जरूरत है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपकी 0। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द प्रेशर ऑफ द लैंड होल्डिंग इंक्रीज, लैंड होल्डिंग गेट फ्रेगमेंटेड एंड सब डिवाइडेड बिकम अनइकोनॉमिकल। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये अबव 1 हेक्टेयर है या फिर अबव 2 हेक्टेयर, इन दोनों में से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सच फार्म, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है, फार्म जो साइज है वो बिल्कुल कम है। तो हम इसको मशीनरी और इक्विपमेंट से जो हैवी एक्सपेंडिचर हमारा होगा तो इसको लेबर इंटेंसिव कहेंगे। इंटेंसिटी फील्ड की नहीं है और लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे हमने देखा, तो ड्यू टू इनएडिक्वेट इन इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अनसर्टेन रेनफॉल द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज लेस, फार्मर फाइंड वर्क ए फ्यू मंथ्स इन द ईयर। इसको हम क्या कहेंगे, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देयर कैपेसिटी टू वर्क कैन नॉट बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, देयर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो दिख नहीं रहा, लग रहा कि लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करें उस चीज पे। ओके, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग ड्यू टू लार्ज स्केल सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग साइज इज क्वाइट स्मॉल। एवरेज साइज ऑफ लैंड ये यहीं पे आ गया 2.3 हेक्टेयर इन इंडिया।
while in Australia it's 1993 hectare and in the USA it was 158 hectare। तो आप देख सकते हो इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो यहाँ पे कितनी है। और इंडिया में अगर पॉपुलेशन हम बात करें, फार्मर की कितनी पॉपुलेशन बताई जाती है, अप्रोक्स 50 to 60%, और यहाँ पे सिर्फ 2 to 3% फार्मर है और गवर्नमेंट सब्सिडीज यहाँ पे ज़्यादा देती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक दिक्कत है इंडिया की एग्रीकल्चर में। इन इंडिया मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अलोंग विद द इक्विपमेंट एंड ट्रेडिशनल इट इज ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ऑफ पीपल। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज द मेन कॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, क्योंकि काम जो है वो धीरे बन रहा है और 4 यूनिट की जगह हम सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट का फैक्टर भी देखना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस 27 क्विंटल वीट्स पर हेक्टेयर, फ्रांस प्रोड्यूस 71.2। तो अगर आपसे पूछ ले जनरली इंटरव्यू में ये पूछ ले क्या इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बात करें, तो अगर आपको नहीं पता तो आप यस बोल सकते हो। वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, इंप्रेशन है बताने का, वो गलत है। फ्रांस प्रोड्यूस 71.2, ये कोई नहीं बताएगा। एंड ब्रिटेन 80 क्विंटल पर हेक्टेयर, आपको सिर्फ रैंक याद करवा दी जाती है, लेकिन वहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी देखो। एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लेबर $162 इन इंडिया, लेकिन $973 इन नॉर्वे, $2408 इन द यूएसए। तो जो एग्रीकल्चर लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंडिया में बहुत कम है। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, 75% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज अंडर द फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बाजरा, जिसको हम एज स्टेपल फूड यूज करते हैं। ट्रेड के रूप में सिर्फ 25% जो कल्टिवेटेड एरिया है अंडर कॉमर्शियल क्रॉप। दिस पैटर्न कॉज द बैकवर्ड एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, तो इंडिया में जो इंडिगो एज वेल एज कॉटन लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट होता था, और जो फार्मर की इनकम थी 60% बढ़ गई थी। फिलहाल अगर बात करें तो फार्मर की जो लास्ट 20th सेंचुरी से लेकर अब तक ओनली 4% इनकम इंक्रीज हुई है, अगर हम MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट इस पर अप्लाई करें तो। चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंस्टेबिलिटी, किस चीज़ की इंस्टेबिलिटी है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लार्जली डिपेंड ऑन मानसून, हमने पहले भी देख लिया। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स fluctuates every year after year. A year of abundant output is of cereal often followed by year of acute shortage. हर साल मानसून देखा जा रहा है कि कम हो रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसकी वजह से भी द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 broad categories, फूड क्रॉप्स एज वेल एज नॉन फूड क्रॉप्स। while the former comprise फूड क्रॉप जो है ग्रेन, सुगर केन एंड अदर बेवरेज, द लेटर इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। नॉन फूड में फाइबर और ऑयल सीड। लैंड ओनरशिप, तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि इंडिया में पहले क्या था, जमींदारी सिस्टम। जो फार्मर थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो लोग मेनली डिपेंड थे रेंट पे, तो उन्होंने जमींदार बना दिए कि आप लोग इनसे रेंट कलेक्ट कीजिए। तो फिर बाद में उनने ये सारी लैंड अपने नाम करवा ली जमींदार ने। तो उसी के कारण आज इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ 2 हेक्टेयर है। किसी के पास अगर आप देखोगे पंजाब में 100+ हेक्टेयर जमीन भी है, और वहीं पे बिहार में 1 हेक्टेयर भी मोस्टली रेयर है। लैंड ओनरशिप की बात करें तो ऑल्दो द ओनरशिप ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज फेयरली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर आर सम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इनइक्वालिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ड्यू टू फैक्ट दैट देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लैंड ओनरशिप इन इंडिया। इट इज बिलीव्ड दैट देयर आर लार्ज पार्सल ऑफ लैंड इन द इंडिया आर प्री ओन्ड by a relatively small section of the rich farmers, landowner or money lender, while the vast majority of the farmer own very little amount of the land. अगर 80% बात करें तो 80% के पास तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। 20% फार्मर के पास 80% लैंड है। तो इंडिया में सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, there has occurred continuous subdivision of agriculture land into smaller plots. हर साल जनरेशन टू जनरेशन अगर एक पर्सन के 2 मतलब बेटे हैं तो लैंड डिवाइड होगी 2 में, उनके भी 2 हैं, तो लैंड होल्डिंग बिल्कुल कम हो रही है। सर्वाइवल जितनी भी लैंड अब नहीं बची है।
एट टाइम्स स्मॉल फार्मर आर फोर्स टू सेल ए पोर्शन ऑफ देयर लैंड टू रिपे देयर डेट, तो उनको बेचनी भी पड़ती है। दिस क्रिएट्स फर्दर सब डिवीजन, और आगे जा ये उसको प्लॉट वगैरह बना के उसमें अर्बनाइजेशन की डिफिकल्टी भी आती है कि मैं तो इसमें प्लॉट बना के बेचूंगा। तो लैंड टेन्योर की अगर हम बात करें, द लैंड टेन्योर सिस्टम ऑफ इंडिया इज फार फ्रॉम परफेक्ट। इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड मोस्ट टेनेंट्स, जो फार्मर थे, सफर्ड फ्रॉम इनसिक्योरिटी ऑफ द टेनेंसी। दे कुड बी एविक्टेड एनी टाइम, उनको कभी भी लैंड उनसे छीन ली जाती थी। हाउएवर वेरियस स्टेप हैव बीन टेकन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टेनेंसी। तो अगर पूछे लैंड एक्विजिशन एक्ट कब का, हमारा 1894 का। तो गवर्नमेंट कभी भी आपसे आपकी लैंड ले सकती है इफ नेसेसरी, लेकिन उसको दो, यहाँ पे सिर्फ कंपनसेशन गवर्नमेंट को दो ही फैक्टर में देना पड़ता है। अगर आपकी सीलिंग लिमिट से कम है, इंडिया में कितनी है सीलिंग लिमिट, 4 हेक्टेयर से कम अगर आपके पास लैंड है, तो गवर्नमेंट अगर आपसे लैंड लेती है तो आपको कंपनसेशन कंपलसरी है। अब वो 4 हेक्टेयर है तो आपसे गवर्नमेंट 4 हेक्टेयर तक की कितनी भी लैंड ले सकती है और उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। सेकंड इज, अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपकी लैंड गवर्नमेंट लेगी तो आपको कंपनसेशन जरूरी है, इट्स कंपलसरी। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, क्या कंडीशन है आज की? कंडीशन ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ सरप्लस लेबर, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस पुशेस द वेज रेट्स बिलो द subsistence levels. Manure, fertilizer and biocides. Indian soils have been used for growing crops over thousands of the year. इंडिया में जो एग्रीकल्चर हम सोच रहे हैं कि अब मॉडर्न हुई है, लेकिन बहुत सारी सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर इंडिया की जो लैंड है वो प्रोडक्शन कर चुकी है, इससे भी ज्यादा। क्योंकि जो आज हम बात करते हैं राइस ट्रांसप्लांटिंग की, तो ये आज से 3 से 4 साल हजार पहले शुरू हो गया था। मैन्यूर, फर्टिलाइजर एंड बायोसाइड्स ग्रोइंग थाउजेंड ऑफ ईयर, दिस लेड डिप्लेशन ऑफ द एक्सॉशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग इन देयर लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि बार बार वही क्रॉप लेते हैं और न्यूट्रिएंट वगैरह की भी कमी है। द एवरेज यील्ड ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर अमंग लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमने देखा 26 क्विंटल पर हेक्टेयर। दिस सीरियस प्रॉब्लम विच कैन बी सोल्व बाय यूजिंग मोर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर, अगर फर्टिलाइजर में हम कम डिफ्रेंशिएट करें तो मैन्योर आर बेसिकली लेस कंसंट्रेटेड, फर्टिलाइजर कंसंट्रेटेड, या फर्टिलाइजर कंसंट्रेटेड एंड दे आर लेस क्वांटिटी, और ये बल्कि नेचर में होते हैं। जैसे यूरिया 46 kg जो नाइट्रोजन है, और मैन्योर में अगर हम बात करें तो FYM कितना डालना पड़ेगा, 20 क्विंटल, इस टाइप से। इरिगेशन, ऑल दो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इरिगेटेड कंट्री, आपसे पूछ सकता है इस टाइप के फैक्ट। इंडिया की इरिगेशन में कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट रैंक भी पूछ सकता है, तो चाइना फर्स्ट है इरिगेशन में और इंडिया सेकंड। ओनली 1/3 ऑफ द क्रॉप एरिया इन अंडर एग्रीकल्चर। हम जो बात कर रहे थे 75% रेनफेड, तो जो गवर्नमेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग 66% पे तो इरिगेशन ही नहीं हो रही। इरिगेशन is the most important agriculture input in a tropical monsoon country like India, where small rainfall is uncertain, unreliable and erratic. India cannot achieve sustained progress in agriculture until more half of the crop area is brought under assured irrigation. तो irrigation भी बहुत बड़ा वो है। Lack of mechanization. In spite of large scale mechanization of agriculture, in some of the country, most of the agriculture operation in larger part are carried by human using simple and conventional tool. हम आज भी ये यूज कर रहे हैं। And implement like wooden plow, sickle, little or no use of machines is made in plowing. लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे मैकेनाइजेशन अभी स्टार्ट हो चुका है पिछले कुछ साल से। सोइंग, इरिगेशन, थिनिंग एंड प्रूनिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब मैनुअली हम कर रहे हैं अगर फैमिली साइज ठीक ठाक है तो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी दिक्कत है, स्टिल कंटिन्यू टू बी इन ए बैड शेप इन द रूरल एरियाज। इन द एब्सेंस ऑफ द साउंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल ट्रेडर्स एंड मिडलमैन फॉर द डिस्पोजल ऑफ देयर फार्म
प्रोड्यूस। अगर आप बात करोगे, अब ई नैम सर इन्होंने चला दी, तो अगर मैं बात करूं राजस्थान में अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे व्हीकल की फैसिलिटी नहीं है, तो जो प्रोड्यूस है वो वहाँ तक कैसे लेके जाएगा। हाल ही में एक एक्ट पास किया गया कि फार्मर के घर से लेके जाएगी ई नैम के थ्रू, लेकिन अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया गया है। लोकल ट्रेडर और मिडल मैन पे डिपेंड होता है डिस्पोजल ऑफ देयर फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड एट लोअर प्राइस। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की हमने देख ली, इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में, रोड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें, तो अब जो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे IBPS AFO मेंस में पूछा जा सकता है, उसके इंटरव्यू में भी। तो ई नाम बेसिकली क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज एन पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। तो बेसिकली पूछे तो ये क्या, बेसिकली ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग APMC, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है मंडीज, टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज ए लीड एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द ई-नाम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो इसकी मिनिस्ट्री याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि कई जगह मिनिस्ट्री चेंज मिलेगी। तो विजन इसका क्या है, टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट। सारा मार्केट एक बनाना चाहती है, लेकिन क्या इसमें प्राइस सेम है? नो, प्राइस डिफरेंशिएटेड है बहुत ज़्यादा। राजस्थान में अगर हम बात करें तो अगर 6000 पर क्विंटल मस्टर्ड है, तो हरियाणा में वही मस्टर्ड 7000 पर क्विंटल मिल सकती है, तो आई थिंक सेल कर सकता है। तो जो फार्मर है नियर बाई वो यहाँ पे बेच सकता है, तो इसमें कोई एश्योर नहीं है कि आपका फिक्स प्राइस रहेगा ऑल ओवर द इंडिया। रिमूविंग इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर, प्रमोटिंग रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी अगर कोई एरिया ऐसा है जो एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई स्टेट ऐसा है, जैसे हम बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु एक्सपोर्ट कर सकता है श्रीलंका को, तो वहाँ पे जो प्राइसेज है वो ज़्यादा मिल सकते हैं वहाँ के फार्मर को। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSC, ये क्या है? NMSC हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर इनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रेनफेड एरिया, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये नाम से ही पता चल रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। इसमें और क्या क्या है? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय RFS डिवीजन, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय INM डिवीजन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, ये भी है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। सोइल एंड लैंड सर्वे, ये भी RFS डिवीजन। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये सारी की सारी हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू, इनके अंदर हम आगे देख लेंगे, इनका नाम याद रखो, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंटेड बाय INM डिवीजन। हर खेत को पानी, ये प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ द कवरेज ऑफ इरिगेशन, हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप प्रो ड्रॉप, फोकस्ड मैनर एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑन सोर्स ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड द फील्ड एप्लीकेशन ऑन एक्सटेंशन एक्टिविटीज। ये था परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि सिंचाई में क्या है? इरिगेशन अच्छे से करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर यूज प्लान्स करेंगे हम। इन्हांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सटेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एग्रीकल्चर, जो इरिगेशन है उसमें एरिया बढ़ाना है। इरिगेशन ऑफ वाटर सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका अच्छे से, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द वाटर, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेज यूज करना, इम्प्रूव फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द बोथ ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। तो ये सब जनरल है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज करनी है, एक्वाइफर यूज करने हैं और कंजर्वेशन प्रैक्टिस देखनी है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये बेसिकली क्या है? प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड बाय NDA इन 2015, तो 2015 में लॉन्च हुई थी, याद रखना। क्लस्टर बनाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, द फार्मिंग विल बी, तो आपकी सिक्किम तो ऑलरेडी स्टेट था 2016 में, अब एक UT बनी है लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एंड फ्री एंड विल बी कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर।
इट रेज द फार्मर इनकम, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक वीट है उसका प्राइस वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। इट विल मोटिवेट द फार्मर टू नेचुरल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, ये सब। फसल बीमा योजना ये बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस से है, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द फार्मर, क्रॉप फेलियर वगैरह हो जाए तो उस टाइम के लिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप याद रखना सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है। सेंटर सेक्टर जो स्कीम है उसमें 100% फंड करता है सेंटर, और सेंटर स्पॉन्सर्ड है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलके, में भी 60% सेंटर 40% स्टेट, 50% स्टेट 50% सेंटर, इस टाइप से। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन इवेंट ऑफ फेलियर, अगर कुछ फेलियर हुआ नेचुरल कैलेमिटीज और पेस्ट और डिजीज के कारण। टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर, टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन द फार्मिंग, टू एनकरेज द फार्मर अडॉप्ट इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो यहीं से हम कर लेते हैं कि जो फसल बीमा योजना में 1.5% है रबी के लिए, 2% है जो प्रीमियम है खरीफ के लिए, 5% और अबू हॉर्टिकल्चर के लिए। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर, टू इंश्योर देयर कंटिन्यू इन द फार्मिंग, ये हमने देख लिया। इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रामीण भंडारण योजना ये बेसिकली स्टोरेज से रिलेटेड मिलेगी। रिपेयर रूरल गोडाउन, तो रूरल गोडाउन से रिलेटेड भंडारण योजना। क्रिएट साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी विद अलाइड फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर फॉर स्टोरिंग फार्म्स प्रोड्यूस, प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स। प्रोडक्शन या फिर प्रमोशन ऑफ द ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इम्प्रूव देयर मार्केटेबिलिटी। प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, तभी उनको नहीं बेचना पड़ेगा, अच्छे से फाइनेंस वगैरह के लिए उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्कीम लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये बेसिकली दिस स्कीम aims to provide protection mechanism to the farmer and cattle rearer against any eventual loss of their income। तो इसी से हम देखते हैं हरियाणा में शुरू की गई थी। 1.6 लाख कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा किसमें, पशुधन बीमा योजना में, विदाउट सिक्योरिटी, और मैक्सिमम कितना है 3 लाख तक का। उसमें आपको सिक्योरिटी आपके फार्मर जो एनिमल वगैरह हैं वो शो करने पड़ेंगे। अगर लैंड है तो उसके भी यहाँ पे भी आप कैटल लोन ले सकते हो। इवेंचुअल लॉस हो जाए तो उसकी डेथ हो गई तो आपको मिलेंगे डेमोन्स्ट्रेट एंड द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ स्टॉक टू द पीपल एंड पॉपुलराइज द अल्टीमेट गोल ऑफ अटेनिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो आप बताओगे लाइफ स्टॉक में इंडिया की कौन सी रैंक है। द रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू ऑफर इंश्योरेंस कवर टू इंडिजिनियस कैटल ओन्ड बाय द फार्मर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डेयरी फार्म्स। सिक्योरिटी इन केस ऑफ डेथ, कैटल शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। नेचुरल एक्सीडेंट, फ्लड वगैरह से हो गया तो, अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांस जैसे एक्सीडेंट इन द ओरिजिन, सर्जिकल ऑपरेशन की वजह से, टेररिस्ट अटैक, स्ट्राइक और सिविल कमीशन राइट्स की रिस्क की वजह से। फिर आता माइक्रो इरिगेशन फंड। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए डेडिकेटेड 5000 करोड़ फंड टू ब्रिंग मोर लैंड एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो इसके लिए क्या बनाया गया था, हरियाणा में मिकाडा। तो हरियाणा कंटेक्शन जो होगा माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले इसका नाम था कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसके अंडर ये, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज, टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम। द फंड हैज बीन सेटअप बाय द नाबार्ड। तो नाबार्ड बेसिकली क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को बना था। डायरेक्ट लोन नहीं देता, रिफाइनेंस करता बस। तो अगर आपसे पूछे क्या डायरेक्ट लोन देता, नहीं, रिफाइनेंस। टू प्रोमोट माइक्रो इरिगेशन विच करंटली हैव कवरेज ऑफ 10 मिलियन हेक्टेयर अगेंस्ट ए पोटेंशियल ऑफ 70 मिलियन हेक्टेयर हमको टारगेट करना है। सोयल हेल्थ कार्ड 2015 में शुरू हुआ था। द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है टू ऑल फार्मर इन द कंट्री। और कब तक है, 3 ईयर्स तक एक सोयल हेल्थ कार्ड 3 ईयर। द सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सोइल अलोंग द रिकमेंडेशन ऑन अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ द न्यूट्रिएंट टू बी अप्लाइड। तो कौन कौन सी डोज आपको देनी है, कौन सा एक्सेस है तो आपको कम भी करना है। नीम कोटेड यूरिया के लिए दिस स्कीम इज इनिशिएटिव to regulate use of urea, enhance ability of nitrogen and the crop to reduce cost of the fertilizer application. NCU slow the neem coated urea slow the release of the fertilizer, तो ये स्लो डाउन करता है रिलीज को एंड मेक इट
available to the crop in a effective manner. The entire quantity of domesticated manufacture and imported urea is now totally अब कर दिया 100% नीम कोटेड में कर दिया अब तो. It reduce the cost of cultivation and improve soil health management. उसके बाद रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस क्लास के कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और जो इंडिया के रैंक है या फिर एक दो सवाल मैंने और भी पूछे तो उसके आपके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद.